साहित्य जगत की एक अजीम शख्सियत और बहुमुखी प्रतिभा के धनी शेरा यात्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में 1932 में हुआ। आपके लेखन कार्य में भारतीय समाज और संस्कृति का यथार्थ चित्रण सहज ही दिखलाई पड़ता है। आपके लेखन का सरोकार हमेशा से ही संसार के निचले तबके और उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता से रहा है। लेखन का यह सिलसिला जो प्रारंभ हुआ वो आज तक अनवरत जारी है। तकरीबन 5 दशकों के लेखिकी यात्रा में आपने 18 कथा संग्रह, 33 उपन्यास, 2 व्यंग संग्रह, 1 संस्मरण तथा 1 संपादित कथा संग्रह हिंदी जगत के पाठकों को दिया। आपके उत्कृष्ट लेखन के लिए आपको साहित्य श्री, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से नवाजा गया। इस प्रस्तुति में साहित्य जगत के जीते जागते हस्ताक्षर शेरा यात्री से एक छोटी सी मुलाकात की हमारे केंद्र निदेशक श्री अनिल कुमार राय अंकित ने। पेश है साहित्य सफर के कुछ अंश। नमस्कार। हमारे बीच में आज मौजूद हैं वरिष्ठ हिंदी कथाकार एवं साहित्यकार श्री शेरा यात्री। यात्री जी का रचना संसार जितना वैविध्यपूर्ण है वो स्वाभाविक है कि उनके जीवन अनुभवों के विस्तार से प्राप्त हुआ है। हम आपसे आज उनके रचना संसार के बारे में, रचना कर्म के बारे में बातचीत करेंगे, जिससे शेरा यात्री और उनके रचना कर्म को हम समझ सकें। यात्री जी, आप अपने अनुभव, प्रारंभिक दौर के अनुभवों के बारे में बताएं और खास करके उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने आपको साहित्य के दिशा में, साहित्य सृजन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेरा बचपन असल में गांव में बीता। मैं 7वीं 8वीं क्लास तक गांव से ही पढ़ने आता था। तो चूँकि उस दौर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता था, साधारण ज़िंदगी थी और बहुत मामूली सी चीज़ों से काम चल जाता था। और गांव में उस समय दिए और मिट्टी के तेल से ये प्रकाश होता था, तो बहुत सीधी ज़िंदगी थी। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत कठिन थी, ख़ास तौर से कृषक वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा कठिन थी। क्योंकि मैं देखता था कि एक तो अनाज इतना कम पैदा होता था कि 100 बीघा ज़मीन जिस किसान के पास थी उसके लिए भी 50 मन अनाज पैदा नहीं होता था। तो बराबर कुर्कियाँ आती रहती थी, बराबर उनका सामान नीलाम होता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे भाई जिस विभाग में थे वो कृषि विभाग ही था, रेवेन्यू में थे वो, तो ये नहर की सिंचाई का विभाग था उनका। तो वहाँ जिस किसान के मकान में हम रहते थे वो नहर गरीब और विपन्न था और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो मालगुजारी अदा नहीं कर पाया। तो उसके घर का नीलाम करने के लिए कोरकमीन आए। मैं छोटा था, 7-8 साल का था। तो वो सारे बैल उसके ले गए, सामान ले गए, और बच्चे और बीवी और वो सब उसके इस तरह रोज़न कर रहे थे जैसे कोई मर गया हो बैलों को, और बाकी दूसरे कैटल को ला जैसे वो ले जा रहे थे। लेकिन जब वो उसका पिंजरा भी लेकर चल दिए किसान का, जिसमें उसका एक तोता था, तो उसे भी लेकर चल दिए, तो मुझे रोना आ गया। वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था तोता। तो मेरे जीवन में सबसे पहली घटना ये थी। साहित्य से कोई लेना देना नहीं, किताब से कोई लेना देना नहीं। गांव में वार टाइम था तो वो सरकारी अखबार आते थे सब,
तो कोई ऐसा साहित्य का आसपास भी कोई वातावरण था नहीं। लेकिन एक ये घटना, और दूसरी, जब 8वीं क्लास में पढ़ता था तो प्रेमचंद की ईदगाह का, वो सबने पढ़ी होगी आप लोगों ने, उस कहानी पढ़ कर मैं लिया और मेरे अंदर एक ऐसी अनाम चीज़ पैदा हुई जिसे मैं नहीं जानता था। तो मैं कविता लिख रहा और बहुत दिनों तक, मेरे ख्याल से बरसों तक कविता लिखता रहा। लेकिन बाद में जब मैंने दूसरी भाषाओं का अनुदित साहित्य पढ़ा, अंग्रेज़ी का साहित्य पढ़ा और प्रेमचंद को पढ़ा, शरद बाबू को पढ़ा, तो मुझे वो घटनाएं, जो बचपन की वो घटनाएं थी, वो मुझे उसमें उनके साहित्य में साक्षात होती भी लगी। तो इस तरह से मेरी कविताओं के प्रति जो मेरा एक विस्तार में जीने का या लिखने का एक मानसिक तैयारी थी, वो कविता से पूरी नहीं होती थी। कविता उस समय छायावादी और बच्चन का ज़माना था, तो गीत लिखे जाते थे और वो सब आत्मपरक होते थे। वो प्रेम के और रोमांटिक किस्म के गीत होते थे। उसमें दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, बहुत बड़े बड़े अन्याय और अत्याचार और शोषण उसमें गीतों में नहीं आ पाता। तो वो बहुत ही थोड़े से दायरे में घूम कर रह जाती। इसलिए मैंने फिर कथा लिखना शुरू। और जाहिर है कि मैं जिन लोगों के बीच में रहा था, जिन लोगों के जीवन को मैंने देखा था, निहायत मामूली जीवन, कष्ट का जीवन, लेकिन मुझे उससे एक दृष्टि भी मिली। दृष्टि ये मिली कि अगर आदमी विपन्न है, गरीब है, तो उसमें जो आगे बढ़ने की, संघर्ष करने की एक इच्छा होती है, एक स्वाभाविक इच्छा होती है आगे बढ़ने की, अपने व्यूह को तोड़ने की जो इच्छा होती है, वो गरीब आदमी में जैसी होती है। जो संपन्न लोग होते हैं वो चीज़ों को लेकर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जो नितांत विपन्न होता है और इसके पास विचार, कल्पना और कुछ सौंदर्यपरक चीज़ें हों अगर इसके पास, तो निश्चय ही वो विविध कलाओं में से किसी एक कला को चुनेगा। कवि होगा, कहानीकार होगा, नाटककार होगा, गीतकार होगा, संगीतकार होगा, कोई विधा वो ऐसी ज़रूर, चित्रकार होगा, वो कोई भी विधा ऐसी ज़रूर होगी कि जिसको एक भावपूर्ण आदमी चुनता है। तो ये चीज़ें ही, हालांकि मेरे घर में साहित्य का न तब वातावरण था न आज वातावरण है। मेरे घर में मेरे पास कम से कम 3-4 हज़ार किताबें दीवारों में लगी हुई हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक बेटी सिर्फ पढ़ती है, और जो पत्रकार बेटे हैं उनको आज की सारी जो द्वंद्वकारी घटनाएं, इनसे फुर्सत ही नहीं होती। यात्री जी, आप अपने रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं कि एक समय में आप किसी एक रचना, एक विधा पे लेखन करते हैं या एक साथ में कई विधाओं का सृजन साथ साथ करते हैं? क्या प्रक्रिया आपके लेखन की? बातें मैंने कहानी से शुरू किया था, लेकिन हुआ ये कि कहानियाँ पत्रिकाओं में तो छप जाती थी, लेकिन कोई पुस्तक रूप में छापने को तैयार नहीं होता था। तो जब मैं कहानी संग्रह छपाने ले जाता था तो वो ये कहते थे कि साहब आप कोई उपन्यास हमें दीजिए। तो मैंने पहले एक उपन्यास लिखा और एक कहानी संग्रह भी और एक उपन्यास भी। तो मैंने पाया ये कि उपन्यास छाप दिया, उसने कहानी संग्रह रह गया। और फिर मैंने देखा, यशपाल जी को मैंने एक बार एक कहानी पढ़ने को दी, तो उन्होंने उस कहानी को पढ़कर कहा कि आपने इसमें 2 कहानियाँ मिला दी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब 2 कहानी कैसे मिला दी? तो बताया उन्होंने कि ये 2 इसकी 2 हिस्से हैं और इसके अलग अलग चरम परिणतियाँ, क्लाइमैक्स अलग अलग हो सकते हैं। तो उन्होंने जब ये समझाया तो मैंने फिर बहुत सोचा। तो मैंने फिर ये सोचा कि कहानी में अपने आप को एग्जर्ट करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि मैं बड़ा कैनवास उपन्यास लिखूं, क्योंकि इतने पात्र पढ़े हुए भी हैं, जिंदगी में देखे हुए भी हैं, और रोज़मर्रा नए नए पात्र। मनुष्य की अगर दृष्टि खुली हुई हो तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी में एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिसके पास एक उपन्यास बैठा, यानी कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके पास एक उपन्यास ना हो। हर आदमी के पास कहानी, उपन्यास, कोई ना कोई रचना तत्व उसके अंदर मौजूद। तो मैं, अब दिलचस्पी मेरी आदमी में होती, पुस्तक से भी ज़्यादा मैं किसी आदमी को जानने की कोशिश करता हूँ।
और ये मैं बराबर कोशिश करता हूँ कि इसको ये पता नहीं चले कि मैं लेखक हूँ। वो लेखक होने के बाद कहीं अपने आप को मेरे से अलग समझकर अपने आप को कहीं बंद ना कर ले, इसलिए मैं उस आदमी से खुली छूट लेकर और खुली छूट देकर बातें करता हूँ। तो उसका लाभ ये होता है कि मुझे इतने पात्र मिलते हैं, इतनी घटनाएं मिलती हैं। हाँ, लिखने का ये है कि उपन्यास तो मैं कई शुरू कर देता हूँ, और एक उपन्यास कहीं रुका दूसरा शुरू कर देता हूँ। इसलिए ऐसा है कि मेरे उपन्यास जब छपते हैं तो 3-4 एक साथ छपते हैं। लेकिन कहानी, पत्र, डायरी, संस्मरण, ये विधा ऐसी है कि जिनको मैं जब शुरू करता हूँ तो एक ही सिटिंग में ख़त्म कर देता हूँ, और अगर मुझे लगे कि कहानी लंबी जाएगी तो मैं उसकी जॉटिंग कर देता हूँ और लिख देता हूँ कि कहाँ मुझको उसको बदलना है, तो फिर आराम के साथ, और कभी कभी वही उपन्यास बन जाती है। यात्री जी, एक रचनाकार अपने परिवेश से ऊर्जाएं लेता है अपने सृजन के लिए। स्वाभाविक है कि वो जिस समाज में रह रहा होता है उसमें जो अनेक पात्र अपने समाज से गढ़ता है, उसके लिए वो लिखता है, समाज के लिए, पाठक के लिए लिखता है। स्वाभाविक है कि एक रचनाकार का संबंध जिस तरह से पाठक से है, पाठक का रचनाकार से उस तरह का संबंध भौतिक रूप से नहीं होता है। तो क्या आपको अपनी रचना कर्म में इस तरह से पाठक से क्या तारतम्यता आप महसूस कर पाते हैं? और दूसरी बात ये कि प्रतिबद्धता के स्तर पर आप अपने आप को कहाँ प्रतिबद्ध पाते हैं? असल में ये जो साहित्य है, ये एक मायने में सबसे अधिक अप्रत्यक्ष विधा है, क्योंकि लिखते समय ये आपको पता नहीं होता कि कब छपेगा, कहाँ छपेगा, कितने लोग पढ़ेंगे, कौन इसका पाठक होगा, ये पुस्तक भी जाएगी तो कौन लेगा, कौन नहीं लेगा, इसका कुछ पता नहीं होता। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अंधेरे में होती। तो मैं समझता हूँ कि लिखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके सामने आपका कोई खरीदार नहीं, आपका कोई प्रशंसक नहीं, आपकी रचना की सामने कोई प्रशंसा करने वाला नहीं। ऐसे वक्त में लिखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये भी सच है कि जब आप अकेले होते हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से केंद्रित कर सकते हैं। तो इस स्व केंद्रीकरण से और अपने भीतर जाने से आपको वो संसार मिल जाता है जो दूसरी विधाओं में मिलता है। जैसे मसलन कैमरे के सामने आपको काम करना है या आपको मंच पर काम करना है, तो आपको कई ऐसी चीज़ें जो व्यक्तित्व में आपके गतिशील नहीं हैं, तो आप वहाँ पर स्टेज पर या आप कैमरे के सामने फेस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैं भाषण देना नहीं जानता, अब आप 4 घंटे बात करते रहूँगा, स्टेज पर आप मुझको खड़ा कर देंगे, मैं 2 मिनट भी नहीं बोल पाऊँगा। उसका कारण यही है कि कागज़ और कलम जब आपके हाथ में, देखिए मैं अभी भी न टाइपराइटर और न ये कंप्यूटर कुछ यूज़ नहीं करता, हाथ से लिखता हूँ। कारण यह है कि मस्तिष्क का, कलम का, कागज़ का जो एक तारतम्य है, वो तारतम्य इतना स्वकेंद्रित हो जाता है कि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी सारी विधाएं हैं जिन विधाओं के साथ आपको सीधे सीधे जनसंपर्क में जाना पड़ता है। इसलिए लिखना एक उस विधा के सारी विधाओं के मुकाबले में एक आसान चीज़। लेकिन लेखन कर्म के लिए विचार और भाव दोनों का होना जरूरी है। इधर पिछले दिनों क्या साहित्य सृजन के में लंबे समय से ये चल रहा है कि अधिकांश साहित्यकार कुछ न कुछ वादों के साथ जुड़ करके, या प्रतिबद्धता तो एक अलग तरह की चीज़ है, लेकिन वाद या एक प्लाट बना करके लेखन, या एक मान करके कि हमें इसके लिए लेखन करना है, क्या लगता है आपको वह कहीं सृजन कर्म को रोकता है, बाधित करता है, या वो उसके लिए ऊर्जा देता है? देखिए अंकित जी, इसमें एक बात है, बहुत ही स्पष्ट बात है, आप भी महसूस करते हैं, बच्चे महसूस करते हैं। अगर आप स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं, सच्चे नहीं, ईमानदार नहीं, तो आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। वो लिखना बिल्कुल व्यर्थ है मेरी नज़र में, जिसमें आप कॉन्कॉक्ट करते हैं, चीज़ों को तैयार करते हैं। ये सारा लेखन और सारा जीव, मतलब बोलना भी मैं समझता हूँ कि ये एक अपकर्म ही है
अगर उसके पीछे विचार नहीं है, उसके पीछे कर्म नहीं है, विचार और कर्म में अगर कोई सामंजस्य नहीं है, तो वो जीना, बोलना, लिखना ये सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अपने साथ न्याय कर सकते हैं, आप अपने आप से पूछिए कि ये अमुक व्यक्ति जो मेरे सबसे अधिक निकट है और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मेरा ये एक्ट वो पसंद करेगा, बस। लेखन के लिए भी यही ज़रूरी है कि आप अपने भीतर से पूछें, अपने प्रति निर्मम रहें। आप लिखते समय अपने आप को छूट न दें, कंसेशन न दें। लेकिन जब आलोचक आलोचना करते हैं किसी साहित्यकार के कृतित्व की और उसके व्यक्तित्व को भी साथ में आकलित करने लगते हैं, उसके व्यक्तित्व का भी आकलन करने लगते हैं, तो कभी कभी दोनों में द्वंद्व दिखता है कि व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तित्व उसका कुछ और है और साहित्यिक रचना कुछ और है। तो ये एक तरह से छूट लेते कि ठीक है, हम उसके व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत कर्म को न देख करके जो उसने लिखा है वह सत्य है और उसका सिर्फ हम मूल्यांकन करें। क्या लगता है ये द्वंद्व जो है? मैं बताता हूँ। देखिए, अभी ईस्ट और वेस्ट में एक बड़ा फर्क है, विचार का बड़ा फर्क है। ईस्ट में जब भी आप किसी व्यक्ति को देखेंगे, खुर्दबीन से देखेंगे, उस व्यक्ति का चरित्र देखेंगे, उसका कर्म देखेंगे, उसकी जीवनचर्या देखेंगे, उसका अपने समाज में किस तरह का लोगों के साथ उसका लोक व्यवहार क्या है ये देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर वही बड़ा आदमी होता है इस देश में कि जो कपड़ों से बड़ा नहीं होता, जो धन से भी बड़ा नहीं होता, जो सिर्फ कर्म और विचार से बड़ा होता है। जिसके कर्म में और विचार में द्वैध है वो बड़ा आदमी नहीं। इसका उदाहरण ये कल ही हमारे सामने है। ये जो आप पार्टी आई है, इसने अब कितना ये चल पाएंगी, कितना नहीं चल पाएंगी हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने एक अनगढ़ ढंग से भी जो फैसले लिए, जनता को ये लगता है कि ये हमारे आदमी। लेखक भी अपना आदमी लगना चाहिए। अगर लेखक अपना आदमी नहीं लगता है तो फिर उसका लेखन व्यर्थ हो जाता है। वेस्ट में यह है कि आप क्या करते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या जीते हैं, आप कैसे लोगों को मूव करते हैं, क्या आपका व्यवहार है। वेस्ट में ये नहीं दिया। वेस्ट में मानक आपका लेखन, आपका एक्टिंग, आपकी दूसरी चीज़ें। और कई कभी तो ये होता है कि ये बाहरी चीज़ें ही इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि वो ग्लैमर बन जाती है। तो वो ग्लैमरस वर्ल्ड है। और भारत तो एक सीधा साधा ऐसा देश रहा है कि जिसमें ग्लैमर से भागने वाले भी गांधी के स्टैचू बन रहे हैं। गांधी और ये सारे लोग कब चाहते थे, बुद्ध ने कब चाहा होगा, लेकिन लोग जो है वो उस तरह की चीज़ें तैयार करते हैं कि जो ग्लैमराइज हो जाती है। लेकिन सच बात यह है कि इस देश में, इस गरीब देश में ग्लैमर की कोई गुंजाइश नहीं। मैं भी बहुत साधारण हूँ, रहूँगा। मुझे बाहर की चीज़ें बहुत तंग नहीं करती। मैं ये सोचता हूँ कि लेखक के रूप में मुझे अपने आप को कंसेशन नहीं देना चाहिए। मैं एक नेपथ्य में खड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए मुझे बाहर नहीं आना है, वहीं से अपनी बात कहनी। तो इस तरह से प्रतिबद्धता आपकी अपने लोगों से हो सकती है, न किसी बात से हो सकती है, न किसी विचार से हो सकती है, न किसी थोपी हुई चीज़ से हो सकती है। विचार और ये सारी चीज़ें जुड़ती है जाकर आपके उस प्रतिबद्धता से कि आप जन के प्रति जो आपका पाठक, तो आपका वो है, हजारों आदमी जो आपका पाठक है वो तो एक साधारण आदमी है और पैसे खर्च करके आपकी किताब पढ़ता है, मैगजीन लेता है, और सबसे ज़्यादा है तो महंगी किताब ही है आज। तो जो लेखक की किताब को खरीद रहा है वो पाठक का लेखक को उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये कृतज्ञता अगर लेखक में नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उसका लेखन का जो है वो एक संपूर्ण कार्य है। बहुत अच्छी बात। एक तो ठीक आपने कहा कि भारतीय जो परिवेश है और पाश्चात्य परिवेश है, तो वहाँ के पाठक वर्ग का मैंने दोनों का टेम्परामेंट अलग है। स्वाभाविक कि वो हम जिसको आदर करते हैं उसको छू करके देखते हैं
पाश्चात्य में वो परंपरा नहीं है, इसलिए वहाँ लेखन नहीं, हम कर उसके भीतर जाते हैं। हाँ, हम उसके भीतर जाते हैं। जो मतलब जी। हमारे सामने आता है, जी। नेतृत्व करे या कोई कुछ करे, जी, लेकिन जब हम आता है तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये हमारा आदमी है या नहीं। है या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप वर्तमान जो खास करके हिंदी साहित्यकार है, साहित्य जगत है, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? अपने लेखन कार्य से आप वर्तमान में कितने संतुष्ट हैं? तो मुझे पता नहीं, मैं तो यही कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं अपने ढंग का एक अकेला अलग तरह का आदमी हूँ, अलग तरह का लेखक हूँ, अलग तरह का जीवन जीता हूँ, और कोई आदमी एक दूसरे की शक्ल किसी से मिलती नहीं है। तो मैं ये क्यों मान कर चलूँ कि मैं अमुक लेखक जैसा या उस जैसा हो जाऊँ या हूँ। मैं तो मेरा अपना अलग व्यक्तित्व और रचना में मैं जिम्मेदार हूँ, पाठक के प्रति, मैं आलोचक के प्रति जिम्मेदार हूँ। आप अपनी इस साहित्य सफ़र में कोई ऐसी विशेष घटना हो साहित्य सृजन या साहित्य सफ़र में अनुभव लेने की, समाज से अनुभव लेने की प्रक्रिया के तहत, उसको अगर हमारे दर्शकों के साथ आप बांटना चाहें तो? ट्रेन में सफ़र करते हुए जब मैं रिजर्व सीट पर पहुंचा तो एक सज्जन पहले से ही मेरी सीट पर सोते चले आ रहे थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये तो सीट मेरी है। तो उन्होंने कहा साहब बैठ जाइए आप, लेकिन वो उठकर नहीं बैठे। तो अब जाड़े की रात थी, दिसंबर का महीना, तो मैं बिस्तर तो था मेरे पास, तो मैंने दोनों सीटों के बीच में बिस्तर डाल दिया और सोने की कोशिश करने लगा। कोई 3 बजे करीब, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद एक हंगामा हुआ। तो मैंने जाकर देखा कि वही सज्जन एक भिखारी को पीट रहे। मतलब भिखारी क्या, एक मतलब नॉन एंटिटी, एक ऐसा साधु, एक फटेहाल था, एक कंबल था उसके पास, वो उसका कंबल खींच रहे थे और ये कह रहे थे ये मेरी बिस्तर से मेरा कंबल उठा लाया। तो लोगों को कहा हाँ हो सकता है भाई, जाड़े की रात है, बाबूजी सो रहे थे, ये अपना कंबल उठा के ले गया होगा। तो उसमें 2-4 ऐसे वीर जवान भी थे कि 2-4 थप्पड़ उसमें मार दिए और वो रोता जाए, कहे नहीं साहब कंबल तो मेरा है, कंबल तो मेरा है। और जब काफ़ी हाय तौबा हो चुकी तो पूछा गया ये कंबल कहाँ से खरीदा? तो उसने कहा ये कंबल मुझको हरिद्वार से फलाने सेठ जी का जो लड़के थे उनका बरसी थी, उस बरसी में कंबल बांटे जा रहे थे, ये कंबल उन्होंने मुझको दिया था और देख लो इसके कोने पर ठप्पा लगा हुआ है। तो अब 2 बातें हुई, एक तो सारा पासा पलट गया, लोगों ने फौरन पलट हुआ और सब उनको कि देखिए शर्म नहीं आती, भिखारी से भी उसका कंबल छीन रहे हैं, और इस तरह की चमक शुरू हुई। और दूसरा मुझे जो दूसरी चीज़ लगी वो लगी कि हमारा पूंजीपति कितना होशियार है कि वो जानता है कि जो आदमी सारे देश में घूमेगा और वो ये जाएगा सब जगह, तो ये प्रचार होगा कि अमुक सेठ ने ये कंबल दिया है और अपने पिता की बरसी पर दिया है, तो उसका पुण्य का प्रताप चारों तरफ फैलेगा। तो उस कंबल का विज्ञापन, उसका प्रचार, ये अलग, और ये मध्यवर्ग की मानसिकता अलग कि एक भिखारी से भी उसका कंबल छीन लेना चाहते हैं। ये मुझको एक ऐसा वो मिला कि मुझे खैर बहुत हास्यास्पद कहानी लिखी गई इससे, और उसने शीर्षक लगाया आम के आम गुठलियों के दाम, ये शीर्षक लगाकर उसने इस व्यंग को छापा। तो ऐसी बहुत घटना है, अगर मैं सुनाने लगूं तो घंटों लगेंगे। इस तरह की प्रश्न और इस तरह के बहुत से वो घटनाएं, फार्स बहुत होती रहती है। लेखन, देखिए लेखन एक ऐसी विधा है कि जिसमें नाटक भी है, जिसमें चित्रकला भी है। अब हमारे यहाँ पर एक शुक्ल जी है, विनोद कुमार शुक्ल लेखक, उनका आप रचना पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप तस्वीर देख, वो प्रकृति का चित्रण, आदिवासियों का चित्रण,
चिड़ियों का चित्रण, पेड़ों का चित्रण इस तरह करेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे कि फाइन आर्ट का ये चित्रकला। तो लेखक के इसमें यही वजह है कि जब भी अच्छी फिल्म बनेगी, जब भी अच्छे नाटक होंगे, किसी रचना के आधार पर, अगर कोई रचना अच्छी नहीं है, बड़ी रचना नहीं है, देखिए देवदास, मैं कोई अच्छा उपन्यास नहीं मानता, तो मैं देवदास को सबसे कमज़ोर उपन्यास, शरद बाबू का सबसे कमज़ोर उपन्यास। क्यों? क्या जन संदेश है? जवान आदमी प्रेम में पागल होकर शराब पीकर मर जाता है, ये कोई संदेश नहीं। लेकिन वो ट्रेजेडी इतनी बड़ी है कि उस पर बार बार बंगाल में 4 बार फिल्में बन चुकी है, और हिंदी में तो सन 35 में जब मैं मेरे ख्याल से 2-1 साल का ही था तब भी फिल्म बनी थी पहली बार। और आज भी सैगल के गाने मेरे ख्याल से यहाँ आपकी इसमें होंगे ज़रूर। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें साहित्य के साथ जुड़ती हैं, संवेदनाएँ जुड़ती हैं। संगीत तो अच्छा हो ही नहीं सकता अगर आपके पास गीत अच्छा नहीं है। जब भी गीत अच्छा आ जाएगा, शायर का आ जाए या किसी का अच्छे शायर का आ जाए, कवि का, किसी अच्छे कवि का आ जाए, तो आप सुनते हैं। नरेश शर्मा का जो गीत हुआ है ज्योति कलश छल के, आज भी 50 वर्ष बाद भी वो गीत अपनी जगह खड़ा हुआ है। इसलिए साहित्य एक ऐसी विधा है कि जिसका जुड़ना सारी ललित कलाओं से होता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से आप जुड़े रहे हैं पिछले दिनों से। आपको क्या लगता है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का में तमाम साहित्यिक गतिविधियां होती रहती हैं, इसका साहित्यिक विकास के क्षेत्र में, खास करके हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, और क्या लगता है आपको क्या इसकी भूमिका होनी चाहिए? बात ही मैं हिंदी साहित्य पीठ में तो जाता नहीं कभी, विद्यापीठ में इन बच्चों से ही मिलता जुलता हूँ, इनसे बातें करता हूँ। तो एक तो मुझे इन लोगों को देखने के बाद ये प्रसन्नता होती है कि मैं भी कभी ऐसा था, इनसे एक ऊर्जा तो मुझे ये मिलती है। दूसरी बात ये होती है कि कितना बड़ा परिवर्तन हमारे समय में और आज के समय में। मेरे ख्याल से हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे जीवनानुभव बहुत कम थे, कोई विशेष घटना ही नहीं होती थी, यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, और सारी बाहरी चीज़ें बहुत कम थी। यहाँ तक कि शहर में शायद 4 रेडियो मुश्किल से होंगे एक ज़माने में, और दूसरी चीज़ें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और एक बहुत सीधी सादी सरल ज़िंदगी थी। लेकिन आज की जो ज़िंदगी है वो इतनी जटिल है, और इनके चरित्र में और इनके भावों में और विचारों में भी एक जटिल प्रक्रिया काम करती रहती है। तो एक तो मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ ये देखता हूँ कि मेरे समय में और आज के समय में क्या फ़र्क है। दूसरी बात मैं देखता हूँ कि इन बच्चों का रुझान क्लासिक की तरफ बिल्कुल नहीं। ये एक पासिंग फेज है, एक घूमती हुई दुनिया। इस गतिशील दुनिया में ये अत्यंत गतिमान है, इनमें ठहराव बहुत कम है, फैसले लेने के लिए धैर्य बहुत कम है। मेरे ज़माने में कभी मैंने किसी को आत्महत्या करते नहीं सुना, किसी विद्यार्थी को फेल हो जाने पर भी। यानी ऐसे भी विद्यार्थी होते थे कि जो 4-4, 5-5 साल फेल होते रहते, छोटे भाई भी साथ आ जाते थे, जैसे बड़े भाई कहानी में है। लेकिन वो ये नहीं सोचते थे कभी कि मर जाएंगे। लेकिन आज ज़रा 4 नंबर कम आ जाए, दूसरे बच्चे के 90 हैं और आपके 86 हैं, तो बच्चा जहर खा के वो गोली खा के मर जाएगा। तो सोचना, समझना, धीरज, विचार, और इस भारतीय जीवन का जो भी अच्छा है उसको न जानना, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक ऐसी कमी है कि जो आगे जाकर, क्योंकि हमारे पास अगर परंपराएं नहीं है, हमारे पास अपना सोच नहीं है, हमारे पास अपनी कोई भाषा नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें खाना पीना, कपड़ा लत्ता, विचार, किताब, पुस्तक, सारी चीज़ें सब अगर हमारे हाथ में अपना कुछ नहीं, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी रिक्ति या एक बहुत बड़ी खला हमारे अंदर कैओस पैदा हो जाएगा। और लेकिन ये बच्चों को मैं जब देखता हूँ तो मुझे असली खुशी ये होती है कि इनमें
जीने की ललक उस ज़माने के मुकाबले में ज़्यादा है। फैसले लेने की इन लोगों की जो मानसिक शक्ति है वो अधिक। मेरा बेटा के सामने मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अनडन, आक्रामक हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी फैसले ले लेता है, दो टू, और मैं बराबर डामाडोल ही रहता हूँ। तो ये फ़र्क, एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि ये पीढ़ी फैसले लेने में, आगे बढ़ने में, और जीवन का जो एक बहुत एक रुग्ण तरीका है जीने का, कि एक रोगल किस्म का एक रोमांटिसिज्म वो नहीं है। ये प्रेम करेंगे तो खुले में करेंगे, ये गाली देंगे तो मन से देंगे, ये जो कुछ भी करेंगे ये जो पूरे उससे करेंगे। और ये जात नहीं जानना चाहते, बिरादरी नहीं जानना चाहते, ये छोटा बड़ा नहीं जानना चाहते, ये नीच ऊंच नहीं जानना चाहते। जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन है, कि जो रेवोल्यूशन मैं समझता हूँ कि इस सोसाइटी में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, इससे कहीं नहीं है। ये जो नई पीढ़ी आ रही है, इसमें कोई किसी मुसलमान है या अछूत है या कुछ है, वो कभी नहीं जानना चाहता कि ये क्या, कौन है। आदमी है, अच्छा लग रहा है, बस हो गया। यही शादी ब्याह में भी हो रहा है। अब कितनी तड़क भड़क से हमारी शादियाँ होती थी, ये सब होता था, घर बिक जाते थे, गांव में ज़मीन बिक जाती थी। लेकिन अब लड़कों का शादी कर लेते हैं और बाद में बताते हैं, पता चलता है, लेकिन वो कभी नहीं बताते अपना जीवन जीने वाली पीढ़ी हम लोगों के मुकाबले में बहुत, अरे कहना चाहिए एग्रेसिव तो है, लेकिन साथ में वो बड़ी सशक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद यात्री जी। आपने देखा, हम बातचीत कर रहे थे हिंदी के वरिष्ठ कथाकार श्री सेरा यात्री जी से। सेरा यात्री जी का रचनाकर्म जितना बृहद है, विस्तृत है, खासकर हिंदी कथा उपन्यास के क्षेत्र में, कहानियों और व्यंग्य के क्षेत्र में, वो अपने आप में अद्वितीय है। मुझे लगता है कि आपको यात्री जी के, जैसा कि यात्री जी ने बताया भी, कि उनका जीवन और उनका रचना दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसा है। वो जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा लिखते हैं, जैसा जीते हैं, वैसा ही लिखते हैं। मुझे लगता है कि ये उनके व्यक्तित्व की और उनके कृतित्व की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे लिए, पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए प्रेरणादायी है।